हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा हिंदी। कहानी की शुरुआत सीन फैमिली के छोटे बेटे सीन जेंग से होती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा है और सोच रहा है कि उसकी सिस्टर अभी कहाँ है। इसके बाद हम 2 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ इन फ्लेयर बांट रही है। वो घर जा रही है तो उसे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वो जेंग है जो एक बच्चे जैसे दिख रहा है। तो उसे सिस्टर बुलाता है। वो उसे पानी मिल्क शेक पीने के लिए देती है और उसके घर ले जाती है। पर जेंग कहता है, सिस्टर मुझे इनसे बचाओ, इंग को वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। तो वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी जेंग के डैड उसे कहते हैं वो बीमार है, मैं उसके लिए अच्छी मेडिकल टीम ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ वे आता है, जो सीन्स ग्रुप का डायरेक्टर है। मिस्टर बॉस मिस्टर सीन से मिलने आए हैं और अपनी बेटी बे की इंगेजमेंट जो जेंग के साथ हुई थी तोड़ देते हैं, क्योंकि बे को एक्ट्रेस बनना है और जेंग की बीमारी की वजह से उसे दिक्कतें आएंगी। जेंग रोने लगता है। इंग कहती है, इतनी कम उम्र में एंगेजमेंट। तब वे कहता है, सीन और बाव फैमिली के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, तो उन्होंने इनकी एंगेजमेंट बचपन में ही कर दी थी। इंग वहाँ से चली जाती है, पर कुछ देर बाद आकर कहती है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं शायद जेंग की मदद कर सकती हूँ। अगले दिन मिस्टर सीन इंग को बताते हैं, जेंग की एक बड़ी सिस्टर थी, वो कार एक्सीडेंट में मर गई। जेंग ने उसे देखा, जिसके कारण उसे सदमा लगा और उसे PTSD नाम की बीमारी हो गई। इसमें लोगों का विकास रुक जाता है, इसलिए वो 17 साल का होते हुए भी 8 साल के बच्चे जैसा है। वो प्लान बनाते हैं और एक्सीडेंट वाला सीन रिक्रिएट करते हैं, पर इस बार उसकी सिस्टर मरती नहीं है। वो कहती है, जेंग देखो तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई। इसके बाद जेंग अब ठीक होने लगता है, तो इंग अब वहाँ से चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे मिलने को मना किया होता है। अब हम देखते हैं इंग ग्रेजुएट हो गई है और जल्दी पैसे कमाने लगती है, ताकि वो अपने दादाजी का हॉस्पिटल का खर्च उठा सके और उधार चुका सके। इसलिए वो डॉक्टर न बन के किसी और कंपनी में जॉब करती है, जहां उसके सीनियर उससे अपना काम भी करवाते हैं। वो फ्लेयर बांट रही है, तो वहां एक लड़का आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मेरे लिए ड्रिंक खरीद देना। अब लड़का ए फ्लेयर 20 मिनट में ही बांट देता है। इंग उसे मिल्क शेक देती है, जो उससे बचपन में ही उसे दिया, क्योंकि वो पहचान गई है कि वो जेंग है। अब मिस्टर सीन जेंग को कह रहे हैं, कल अफ्रीका जा रहा हूँ बिजनेस के काम से, तुम यहाँ अपने बड़े भाई की बात मानना। मिस्टर सीन जाने से पहले वे से बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है वे उनका अपना बेटा नहीं है, उनके दोस्त का है। उन्होंने बिजनेस साथ में शुरू किया था, पर वे अपने पापा के मरने के बाद यहाँ रहने लगा। पर मिस्टर सीन उसे अपने बड़े बेटे का दर्जा देते हैं, उसमें और जेंग में फ़र्क नहीं करते। जेंग इन से उसका नंबर लेना भूल गया, तो वो एक फ्लेयर पर ऑफिस का एड्रेस देकर अगले दिन वो उसके ऑफिस जाता है और इंग से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ मेली आती है और कहती है, तुमने अपना काम पूरा नहीं की, तुमने इतने सारे फ्लेयर एक दिन में कैसे बांट सकती हो। जेंग उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और इंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेंग उसे ऑफिस के बाद उसे एक जगह पर ले जाता है, जहाँ 2 साल पहले इंग उसके साथ खेलती थी। जेंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसे कहती है, तुम 2 साल पहले 8 साल के थे। तो जेंग कहता है, अब मैं 18 साल का हूँ, बच्चा नहीं हो इंग। इंग कहती है, तुम मुझे इंग बोलोगे, सिस्टर बोलो मुझे। जेंग घर आकर अपने भाई को बॉमन कंपनी खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि इंग को वहाँ सब परेशान करते हैं। ऐसा करने से इंग को कोई परेशान नहीं करेगा और वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी। दूसरी तरफ बे को देखते हैं, जो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती। उसे पता चलता है जेंग ठीक हो गया है, तो उसे दोबारा से इंगेजमेंट करने के लिए मनाने गई है, पर जेंग मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेंग बुके लेकर जाता है। वहाँ एक आदमी कहता है, मेरी वाइफ अंदर है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तभी इंग आती है और उस आदमी हुनक्सी के साथ चली जाती है। जेंग साइकिल से पीछा करता है। हमें पता चलता है हुनक्सी उनसे शादी करना चाहता है, क्योंकि इंग ने उससे पैसे उधार लिए हैं अपने दादाजी के इलाज के लिए, और उसकी दादाजी को कुछ भी होता है तो वहीं इन्फॉर्म करता है। वो अपने दादाजी को देखने गई है, क्योंकि वो बीमार है। वो कहते हैं, मेरे मरने के बाद हुनक्सी से शादी कर लो, तो वो मना करती है। तो ये कहते हैं, किससे करनी है, ये नहीं तो। तभी वहाँ जेंग आकर कहता है, मुझसे कर लो। हुनक्सी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दादाजी कहते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है, नहीं। जेंग को घर जाने के लिए कहती है। वो कहता है, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो जा रहा होता है, तो रास्ते में हुनक्सी उसे मारने आता है, वो भी उसे मारता है। वो वापस इंग के घर जाता है और उसके चोट पर दवाई लगाती है और रात को जेंग वहीं पर रुकता है।
अगले दिन जेंग ह्यूनक्सी के घर जाता है और उन्हें इंग की फैमिली को परेशान नहीं करने को कहता है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री इंस ग्रुप के ज़मीन पर ही है, तो उन्हें फैक्ट्री बंद कराने की धमकी देता है। जेंग और विंग दादाजी के घर से लौट रहे हैं तो जेंग उसे साइकिल चलाना सिखाती है और वो कहता है, सिस्टर कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में सब उससे प्यार से बात कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं पा रही। तभी मेली वहां आती है और उसे बॉस के पास ले जाती है, क्योंकि उसकी जगह इन को दे दी गई है। इंग वहां वे को देखती है, क्योंकि वो इंस ग्रुप ने वुमन को खरीद लिया है। इंग जेन को कॉल करके ये बताती है। जेंग कहता है, आप यहाँ क्यों आए हो? वे कहता है, चेयरमैन ने मुझे खास इस कंपनी को चलाने के लिए कहा है, और कहता है इन वो वजह थी जिसके लिए तुम्हें कंपनी खरीदने के लिए कह रहे थे। जेंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेन उसे प्रपोज करने जाता है, पर इंग उसे सीरियसली नहीं लेती है और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जेंग कहता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तो इंग उसकी कान में कहती है, तो हम कुछ ऐसा करें जो एडल्ट्स करते हैं, और उसे खाना बनवाती है। वो खाना बना ही रहा होता है, तभी वहाँ वे भी आता है और जेंग को इंग समझकर फ्लावर्स देता है, और अब ये तीनों लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं। जेंग कहता है, मेरी सिस्टर पर ट्राई मत करो। वे कहता है, वो एक अच्छी लड़की है, इससे क्या गलत है। वे मिली को कह रहा है वो इंग को आज प्रपोज करेगा। ये बात जेंग सुन लेता है और उससे पहले इंग के घर चला जाता है और उसे किस कर देता है। तभी वे ये देख लेता है और चला जाता है। इंग कहती है, तुमने ये सही नहीं किया, मैं तुम्हें बस छोटा भाई समझती हूँ। जेंग कहता है, मैं पिछले 2 सालों में तुम्हें भूल नहीं पाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इंग उसे जाने को कहती है। वो कहता है, मैं सीरियस हूँ और मैं अब बच्चा नहीं हूँ। वे जेंग को कहता है, अगर इन तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं, मैंने हर चीज़ तुम्हें दी है जो तुम्हें चाहिए थी, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगले दिन से इन जेंग को इग्नोर करने लगती है। वो उसके घर जाता है तो उसे कहती है, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, तुम एक अमीर फैमिली से हो, और उसे वहाँ जाने को कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो जेंग वहीं पर रात भर था। वो उसे कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, और उसे गले लगाकर घर जाने को कहती है। ह्यूनक्सी किसी अनजान आदमी से बात कर रहा है। वो उसे जेंग से बदला लेने के लिए मदद करने को कहता है। ह्यूनक्सी इन के घर जाता है और कहता है, तुम्हारे दादाजी बीमार हैं, मेरे साथ चलो। वो उसे एक होटल के एक कमरे में ले जाता है जहाँ उसका अनजान आदमी ने कहा था। वो उसे पानी पीने को देता है जिसमें नशीली चीज़ मिली हुई है, और उसे बेहोश होने के बाद उसके साथ कुछ करता। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वे है। वो ह्यूनक्सी को मारता है और इंग को बचा के ले जाता है, पर हमें पता चल जाता है वो अनजान आदमी वे ही है जिसने ये सब ह्यूनक्सी से करवाया, क्योंकि इंग को इम्प्रेस कर सके। अगले दिन वो ऑफिस में देर रात तक काम कर रही है। जेंग उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस यहाँ बैठकर देखना चाहता हूँ। तुम्हें उन दोनों के बीच में प्यार देखने को मिलता है, और इंग भी जेंग को पसंद करने लगी है। जेंग उसे किस करता है। जेंग इंग के घर पर है। वो हॉट शेप का ऑमलेट बनाकर लाता है। तभी वहाँ बॉब आते हैं तो जेंग कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे तुम दूर रहो, आज के बाद यहाँ मत आना। वो वहाँ से चली जाती है और इंग अब अपसेट हो जाती है। वो अपनी फीलिंग्स जेंग को नहीं बताती। जेंग वहाँ से चला जाता है। इंग परेशान है और बार में ड्रिंक कर रही है। वे जाकर कहता है जेंग बीमार है। वो जल्दी उसके पास जाती है, पर जेंग व्हील चेयर पर बैठा है और कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके डैड ने बोला है कि वो इंग से शादी नहीं कर सकता। अगले सीन में इंग उसे घुमाने ले गई है और अपनी फीलिंग बताती है कि वो भी उसे प्यार करती है, और तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो फिर हम शादी कर लेंगे। जेंग कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। इंग रेस्टोरेंट में जेंग के आने का वेट कर रही है, पर वो नहीं आ रहा। उसके घर जाती है तो पता चलता है जेंग गायब है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। जेंग वे के रूम में उसके लैपटॉप में कुछ देखकर घबरा जाता है और भाग गया है। 1 साल बाद भी जेंग नहीं लौटा। इंग सोच रही है, हम इतने मुश्किलों के बाद एक होने वाले थे, पर तुम कहाँ चले गए, और वो रोने लगती है। इंग को भरोसा है कि जेंग वापस आएगा और वो बस उसका इंतजार कर रही है। वे उसे बाहर ले जाता है और कहता है, तुम्हें रियलिटी मान लेनी चाहिए, जेंग अब नहीं आएगा। इंग कहती है, उसने मुझे कहा था वो जरूर आएगा, और वहाँ से चली जाती है। वे चाहता है इंग जेंग को भूलकर अब मुझे डेट करे। जेंग उसी बिल्डिंग में है जहाँ इंग रहती है और अपनी सिस्टर के कातिल को ढूंढ रहा है। अगले दिन वे के पूछने पर इंग उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है और वे के शादी करने के लिए हाँ कर देती है।
ये बात जेंग छुपकर सुनता है और चला जाता है। यहाँ घर आकर वे खुश है कि उसने जेंग का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी। अब वो इस घर में और कंपनी का अकेला मालिक है। वो ड्रिंक की हालत में आवाज़ आने पर बाहर जाता है तो जेंग की सिस्टर को देखता है जो मर चुकी है। तो कहता है, तुम मुझे अभी परेशान क्यों कर रही हो, तुम्हें मैंने बहुत पहले ही मार दिया है। वो नशे की हालत में है और बताता है कि कैसे उसने जेंग की सिस्टर को मारा, जेंग से सब कुछ छीना। यह सब जेंग रिकॉर्ड कर लेता है। वे उसे मारने की कोशिश करता है तो इंग उसे बोतल से मारकर बेहोश कर देती है। वे को पुलिस ने हथकड़ी पहना दिया है तो वो पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया। हम देखते हैं इंग को पता चल गया था कि जेंग उसके नीचे वाले रूम में रहता है। वो उसे मिलकर छिपने की वजह पूछती है और उसे जोर से गले लगा लेती है और उसकी मदद करती है वे को पकड़वाने में। अब वो दोनों अपनी लाइफ में खुश है और स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।